तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक डार्क मलयालम हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डी आइस इराए। और ये जो फिल्म है वो रियल हादसों से इंस्पायर्ड है। फिल्म की स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा लिखा था कि बेस्ड ऑन सम ट्रू इवेंट्स, और मैंने ऐसा सुना है कि केरला में केस हुआ था भयानक। इसमें वही कहानी है। खैर, जो बात इस फिल्म को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका भूता कालम और ब्रह्म युगम जैसी मूवी से कनेक्शन। मतलब कुल मिलाकर तीनों मूवी की कहानी सेम यूनिवर्स में आ गई है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, खासकर मलयालम हॉरर फैंस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मधुसूदनन पोट्टी, और ये जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहां पर ना चाय का ग्लास गिरकर टूट जाता है और चाय जो है टप टप करके टपकने लगता है। लेकिन वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि किसी का खून टपक रहा है नीचे। अब इससे वो पता नहीं कैसे जान लेता है कि कुछ तो बुरा हुआ है, और वाकई में कुछ बुरा हुआ था। इसके ठीक तुरंत बाद उसे कॉल आता है जिसमें कि उसे पता लगता है कि उसके पड़ोस में जो लड़की थी कनी नाम की, वो कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी है, खत्म हो गई है। फिर इसके बाद पोट्टी जब अपनी सोसाइटी में जाता है तो वहां पर पूरी भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वगैरह सब आ चुकी थी और अभी वो कुएं से लाश को निकाल रहे थे। पोट्टी भी भीड़ में खड़ा वो सब देखता है और यहीं पर फिल्म का इंट्रो जो है कट हो जाता है। देन इसके बाद हम फिल्म के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है रोहन, और फिल्म की जो कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो रोहन के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो रोहन जो है काफी बड़े घर का लड़का है, पेशे से वो आर्किटेक्ट है। काम के अलावा फुटबॉल खेलना, पार्टी वार्टी करना और रैंडम लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करना। फ्रेंडशिप मतलब वो वाली, स्त्री वाली। कुल मिलाकर रोहन जो है वो प्ले बॉय टाइप का है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि रोहन इंडिया में रहता ही नहीं, वो यूएस में रहता है। फिलहाल अभी के लिए उसको कुछ काम है जिसके लिए वो इंडिया आया हुआ है। तो फिलहाल रोहन की भी पार्टी वार्टी चल रही थी। पार्टी में एक लड़की आई थी, उसके साथ उसका चलता भी है। और ये जो है सेम दिन है, मतलब दोपहर में अभी कनी की जो है डेड बॉडी निकली है। और ये शाम का वक्त है जब रोहन अपने बड़े से अपार्टमेंट में पार्टी कर रहा है। इसी पार्टी में एक दोस्त होता है, वो उसको बताता है कनी के बारे में कि ऐसा ऐसा हो गया है, और उसको भी कोई इन्हीं के ग्रुप का कोई बंदा था, वो मैसेज करके बताया था। अब कनी को ये लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो इन्हीं के बैच में इनके साथ पढ़ी थी। रोहन भी कनी को जानता था काफी अच्छे से, और उसको सुनकर तो काफी शौक लगा था। जस्ट फिर इसके अगले दिन रोहन जो है सोकर उठता है, बालकनी में जाकर खड़ा होता है और कनी की ना पुरानी चैट स्क्रॉल कर रहा था जिसमें कि इनकी फोटोज वगैरह भी थी, जिन्हें देखकर भैया साफ पता लग रहा था कि इन दोनों का पहले कभी चला था। तो रोहन अब क्या करता है कि वो निकल जाता है कनी के घर। घर के बाहर ही उसे पोट्टी मिल जाता है और उन दोनों की बातें वगैरह होती हैं कि जैसे आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो बताता है कि मैं कनी का कॉलेज फ्रेंड हूँ। पोट्टी बताता है कि मैं इनका पड़ोसी हूँ। फिर इसके बाद पोट्टी जो है उसे अंदर घर में लेकर जाता है और कनी के घर वालों को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसका दोस्त है। फिर रोहन उनसे किरण के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। अब किरण जो था वो कनी का भाई था। ये लोग बताते हैं कि वो छत पर है। तभी वहां पर उनकी मेड आती है चाय लेकर। रोहन भी एक कप उठा लेता है और सिप करता हुआ ऊपर चला जाता है। पहले वो जाता है कनी के रूम में, उसके रूम को देखता है। 5-7 मिनट तक तो उसके रूम में रहता है वो। फिर उसके बाद सीधा जाता है छत पर, जहाँ पर उसका भाई किरण था वो फुटबॉल खेल रहा था, जो कि थोड़ी अजीब बात थी। मतलब उसकी बैन जस्ट अभी खत्म हुई है और वो फुटबॉल खेल रहा है दीवार के साथ। रोहन उससे कहता है कि भाई ठीक है तू? वो कहता है हाँ भाई ठीक हूँ। सिगरेट विगरेट मांगता है कि भाई सिगरेट है। रोहन निकाल कर दे देता है कि ले भाई सिगरेट, जला भी देता है। फिर वो पूछता है कि अच्छा पता है कि कनी ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? उसने तुमसे कुछ बात की थी क्या कुछ बताया था? कहता कि नहीं, मेरी कुछ खास बात नहीं होती थी उनसे। क्या इसके बाद ना रोहन वहां से निकल जाता है। फिर शाम को हमेशा की तरह फुटबॉल खेलने जाता है जैसा कि मैंने बताया था, और फिर उसके बाद घर आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कनी के रूम से उसकी हेयर क्लिप उठा लाया था, जिसे वो बेडरूम में जो टेबल थी उसके ड्रॉर में डालकर सोने चला जाता है। तभी अचानक उसे फील होता है कि उसके बाल को कोई टच किया है, प्रॉपर हाथ फेरा है। वो एकदम घबराकर बेड से उठ जाता है कि भाई ये क्या था। तभी वो देखता है कि उसके बेड का दूसरा साइड दबा हुआ था, मानो कि जैसे वहां पर कोई बैठा हो। तभी वो फिर से वापस पहले की तरह हो जाता है, मतलब जो वहां पर बैठा हुआ था वो उठ गया था। और फिर घुंघरू की छन छन आवाज आती है, और फिर वो आवाज तेज हो रही थी। मतलब वो जो भी था भूत वूत चलकर रोहन की तरफ ही आ रही थी। जस्ट इमेजिन करके देखो कि आप रूम में ऐसा सो रहे हो और ऐसा हो जाए आपके साथ, क्या हालत होगी। तो रोहन की तो हालत हो गई खराब। वो तुरंत भागा रूम के बाहर, दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो कान लगाकर सुनता है कि जो हेयर क्लिप थी ना उसकी आवाज आती है टक टक, मतलब जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो, जिससे उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है। फिर वो रूम में गया ही नहीं, खोलकर भी नहीं देखा, और पूरी रात वो सोफे पर ही गुजारा। मतलब खतरनाक मैटर हो गया था उसके साथ, प्रॉपर डरावने वाला। फिर सुबह जब वो उठा तो यही सोच रहा था कि भाई कल हुआ क्या था यार। अब इसे सपना भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो सोकर तो सोफे पर से ही उठा था। मतलब कल जो हुआ था वो सपना नहीं था, रियल था। अब रात में क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, उसकी जो मेड थी वो भी चली गई थी, लेकिन सुबह जो है मेड आई हुई थी।
दिन का समय था तो अब उसे इतना डर नहीं लग रहा था जितना रात को लग रहा था। तो अब वो हिम्मत करके अपने रूम के अंदर गया देखने कि भाई अंदर क्या है। तो वहां पर कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। फिर वो इसे इग्नोर कर दिया और नॉर्मल तरीके से अपने काम में लग गया। शाम को रोज की तरह फुटबॉल खेलने गया, फिर वहां से लौटा और फिलहाल सोने से पहले वो आइसक्रीम खा रहा था। इसके बाद वो चम्मच धोने जाता है कि इतने में जो आइसक्रीम का डब्बा था ना, उसका जो ढक्कन था वो एकदम से फोर्स से उछल कर गिरा नीचे। और तभी फिर से कोई रोहन के सर पर टच करता है, जिससे रोहन फिर डर गया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसको किसी ने भाई कॉलर से पकड़ लिया और उसे घसीट लिया। वहां से किचन से घसीट कर बाहर लेकर गया, उसका गला दबाने लगा, जिससे वो छटपटाने लगता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तो उसी दौरान वो जो एंटिटी थी उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। उसके हाथ पर प्रॉपर दांत के निशान दिखाई दे रहे थे। फिर उसे जोर का धक्का लगता है, जिससे एक पिलर से टकराता है। इसके बाद रोहन वहां से भागने की कोशिश करता है, जैसे तैसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ क्रॉल करने लगता है, लेकिन उसको वो एंटिटी खींचकर नीचे गिरा देती है। फिर वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो एंटिटी उसके बाल पर फिर से हाथ फेर रही थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कनी की लाश जो है वो कुएं के अंदर तैर रही है। तभी रोहन घबरा कर उठ जाता है। तो मतलब ये कनी की लाश का जो कुएं वाला सीन था वो इसने सपने में देखा था, और रात में जो ये बेहोश हुआ था उसके बाद उसे अब होश आया दिन में। और इस वक्त वहां पर उसकी मेड मौजूद थी। गेट पर जो गार्ड रहता है वो मौजूद था। उसकी मेड बताती है कि जब वो सुबह आई तो इसको बेहोश पड़ा देखी जमीन पर, और फिर वो गार्ड को बुलाई तो वो उसको उठाकर यहाँ पर लाने में मदद किया है। खैर रोहन अब तक समझ गया था कि ये कनी की आत्मा है जो उसे हैरास कर रही है। अब वो जाता है बाथरूम और अपने फोन में क्लिप देखता है जिसमें कि कनी उसके बाल को प्यार से सहला रही थी। फिर वो कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे कनी, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? तो तुम्हें मेरे बालों के साथ खेलना पसंद है ना, रुको बताता हूँ। फिर वो क्या करता है कि ट्रिमर उठाता है और अपने बाल ट्रिम कर लेता है बिल्कुल छोटे, कि अब खेल कर दिखाओ मेरे बालों से। इसके बाद फिर वो सीधा पोर्टी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ रोहन अपनी और कनी की पूरी कहानी सुनाता है कि आज से 6-7 महीने पहले इनके कॉलेज की एलुमनी मीट थी, जहाँ पर ये और कनी दोबारा मिले थे काफी टाइम बाद। दोनों में बातें चली और काफी क्लोज आ गए, और फिर मतलब इनका चल गया था। अब रोहन तो प्ले बॉय था तो उसके लिए सब नॉर्मल था, लेकिन कनी जो है वो सीरियस हो गई। वो शादी वादी के लिए कहने लगी, जिस पर रोहन क्या किया कि उसे घोस्ट कर दिया, मतलब इग्नोर मारने लगा। उसके मैसेजेस का कॉल का रिप्लाई करना बंद कर दिया। फिर एक टाइम के बाद कनी के मैसेज और कॉल आने भी बंद हो गए, और अब जो है उसे पता चला है कि कनी खुद को खत्म कर ली। इसके आगे वो बताता है कि अब कनी मुझे परेशान कर रही है। पोटी कहता है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो रोहन बताता है कि कनी का भूत मुझे परेशान कर रहा है। अपने रूम में मुझे उसकी प्रेजेंस फील होती है, उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है, उसके घुंघरू की छन छन। कल तो वो मुझ पर चढ़ गई, मेरा गला दबा दिया। पोटी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? रोहन कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तभी वहां पर भी एक कप टूटकर गिर जाता है, जिससे पोटी समझ जाता है कि फिर कुछ बुरा होने वाला है। खैर वो रोहन से कहता है कि मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ। रोहन कहता है कि आप उसके पड़ोसी हैं, उसके घर वालों से कहकर उसकी अंतिम क्रिया करवाइए, उसकी आत्मा की मुक्ति करवाइए। पोटी कहता है कि देखो अभी कनी की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी उसकी तेरहवीं होनी है कुछ दिन में, वो सब भी हो जाएगा, तब तक तुम वेट करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर रोहन भी यही करता है, 13वीं तक का वेट करता है। लास्ट में दूर से वो उसका प्रॉपर पिंडदान वगैरह होते हुए देखता है। फिर इसके बाद वो सीधा घर जाता है और चेक करता है कि कनी चली गई है या अभी भी वो उसके बेड पर बैठी है। तो फिर वो क्या करता है कि चादर उठाकर वहां पर ऐसे डाल देता है, तो फ्लैट पड़ जाता है। तब जाकर रोहन को तसल्ली हो जाती है कि कनी चली गई है, और टेंशन फ्री होकर धम से बेड पर गिरता है और सो जाता है। क्योंकि काफी दिनों से सो ही नहीं पाया था ठीक से, तो अब वो मस्त अपनी अच्छे से नींद वींद मार के उठता है। और फिर से उसकी पार्टी वार्टी शुरू हो जाती है, जिसमें वो कनी के भाई किरण को भी इन्वाइट करता है। उसके साथ ड्रिंक व्रिंक करता है, अच्छे से बात करता है कि और भाई फिलहाल क्या कर रहा है। किरण कहता है कि पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, अभी बस जॉब ढूंढ रहा हूँ। रोहन कहता है कि भाई कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना, फिलहाल मैं तुझे कुछ पैसे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे वो भड़क जाता है, ईगो पर ले लेता है कि 1 मिनट, तुम्हें क्या मैं बेचारा टाइप का लगता हूँ जो दूसरे से मदद लेता फिरे? रोहन कहता है ब्रो मेरा वो मतलब नहीं था। किरण कहता है नहीं तो क्या मतलब था? रोहन कहता है ठीक है यार चिल ब्रो, काम डाउन। लेकिन उसको पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ओवर रिएक्ट करने लगता है, इस चीज को लेकर डरने लगता है, और पता नहीं फिर वो क्यों रोना शुरू कर देता है। फिर रोहन उसको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होता। तो वो कहता है चल मैं तेरे ड्रिंक बना कर लाता हूँ। फिर वो जाकर ड्रिंक बनाने लगता है, और तभी वो क्या सुनता है, छन छन, फिर से वही घुंघरू की आवाज, मतलब कनी वापस आ गई थी। और फिर वो प्रॉपर फील करता है कि उसके बगल से गुजरती है। इतने में पलटा ही है कि वो क्या देखा कि वो किरण का कॉलर पकड़ ली है, और वो टेरेस के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। रोहन को समझते देर नहीं लगी कि अब क्या होगा। फिर वो गिलास विलास छोड़कर तुरंत भागा उसकी तरफ। तब तक कनी किरण को खींचकर गिरा दी थी। रोहन उसका पैर ही पकड़ पाया, जिससे उसका सर दीवार से टकराया जोर से। फिर वो रोहन से छूट भी गया और गिर गया। फिर एक साइड पर उसका जबड़ा टकराया और फिर सीधा नीचे गिरा। इस हादसे में उसके दोनों हाथ पैर सब टूट गए थे।
बस वो जिंदा बच गया क्योंकि रोहन उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। रोहन ने पोट्टी को भी इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया। वो रोहन से कहता कि तुम कर क्या रहे थे इसके साथ। वो तो इसने ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए पुलिस ने भी ये मान लिया कि ड्रंक था, इसलिए टेरेस से गिर गया, नहीं तो तुम फंस जाते, पुलिस केस हो जाता। फिर इसके बाद रोहन घर चला जाता है और काफी परेशान टाइप सा था। फिर वो क्या करता है कि कनी की क्लिप लेकर उससे खेलने लगता है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है, पूरे में अंधेरा हो जाता है और फिर से पायल की छन छन सुनाई देती है। हर तरफ से यह आवाज उसे हॉन्ट करने लगती है और तभी एक साया दिखाई देता है, लंबा सा पतला सा बिल्कुल। और ये कनी नहीं थी, इनफैक्ट ये कोई लड़की भी नहीं थी, ये तो कोई आदमी का भूत था। वो घुंघरू पहन के चल रहा था ऐसे छन छन करके। तो अगले दिन रोहन पोट्टी को बता देता है कि ये कनी नहीं है, ये तो कोई आदमी का भूत है, कोई लंबा सा है पतला सा। पोट्टी सोचता है कि क्या पता ये घर ही हॉन्टेड हो। वो उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है कि घर तुमने किससे खरीदा था, क्या है, कोई मर गया था। लेकिन रोहन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर तो मेरे डैड ने ही बिल्ड करवाया था। फिर वो पूछता है कि अच्छा हाल फिलहाल में क्या तुम किसी मॉर्जरी में गए थे या किसी कब्रिस्तान गए थे। रोहन बताता है कि नहीं, बस कनी के घर ही गया था, और हाँ मैंने उसके रूम से उसकी हेयर क्लिप उठा ली थी। पोट्टी कहता है बस यही रीजन हो सकता है, क्योंकि मरने वालों की जो आत्मा होती है कई बार वो अपनी पसंद की चीजों से जुड़ी होती है, लेकिन क्योंकि ये भूत कनी का नहीं है, कोई मर्द है, फिर भी इसका कनी से कोई संबंध है, और क्योंकि तुम उसकी क्लिप उठाए हो तब से ये तुमसे जुड़ गया है, और जिस तरह वो तुम पर अटैक कर रहा है मतलब ये तुमसे बहुत चिढ़ा हुआ है। रोहन कहता है कि लेकिन ये है कौन और मुझे क्यों हरास कर रहा है। फिर वो कनी के घर जाते हैं, उसका रूम देखते हैं। सबसे पहले तो रोहन वो क्लिप वापस वहीं रख देता है जहां से वो उठाया था, और यहाँ पर उन्हें एक अजीब बात पता लगती है कि कनी के घुंघरू मिसिंग थे। पुट्टी रोहन से पूछता कि क्या तुम्हारे अलावा भी कनी की लाइफ में कोई दूसरा लड़का था या कोई और लड़का उसका दोस्त था। लेकिन रोहन कहता कि मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है। अब इसके बारे में कनी के घर वालों से भी बात नहीं कर सकते थे। फिर वो क्या करते हैं कि कनी के यहाँ जो नौकरानी थी ना, जो उन्हें चाय ऑफर की थी, उससे बात करते हैं कि क्या कनी का कोई लड़का दोस्त था या कभी किसी लड़के को देखा हो यहाँ पर आते जाते या उससे मिलते हुए। लेकिन वो भी यही बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कनी बिटिया का कोई भी लड़का दोस्त नहीं था। फिर इसके बाद ये लोग कनी के डांस क्लास जाते हैं कि क्या पता वहाँ कोई लड़का आता हो जिससे उसकी दोस्ती वोस्ती होगी। लेकिन भाई यहाँ भी यही सुनने को मिलता है कि कनी का किसी लड़के से कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक बात उन्हें पता चलती है कि एक रात कनी और उसकी ये दोस्त जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में बारिश हो गई थी। भीगने से बचने के लिए ये लोग कुछ टाइम एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए। उसी के सामने एक फोटो स्टूडियो था, वहां से एक आदमी ने घूरे जा रहा था। फिर अगले दिनों डांस क्लास के बाहर भी दिखाई दिया। वो असल में कनी को देख रहा था, उसे प्रॉपर स्टॉक कर रहा था। कनी की जो दोस्त थी वो बोली भी कि उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन कनी अवॉइड कर दी, कहा कि ज्यादा बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी दोस्त बताती कि बस मुझे इतना ही पता है। रोहन पूछता कि क्या वो आदमी लंबा सा पतला सा था। वो कहती कि हाँ। फिर ये समझ जाता है कि इसी का भूत है, कनी के स्टॉकर का, जो कनी को लाइक करता था और रोहन से चिढ़ गया। अब पोट्टी भी उसके साथ था तो वो उससे भी चिढ़ गया था और वो पोट्टी के घर तक आ जाता है। रात में पोट्टी घर में अकेला डिनर कर रहा था, तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो खाते खाते रुक जाता है। तभी इतने में सामने रखी जो चेयर थी वो पीछे खिसक जाती है। ये देखकर वो हड़बड़ा कर उठ जाता है और फिर वो बहुत ही स्मार्ट मूव लेता है, सीधा पूजा वाले रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और दीपक जला देता है। वो भूत अंदर नहीं आता और आ भी नहीं सकता था, बस दरवाजे से ही झांकता है और फिर चला जाता है। फिर पोट्टी तुरंत बाहर निकलता है और नमक का पैकेट फाड़कर चारों तरफ छिड़क देता है, खुद पर भी डाल लेता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत या ब्लैक मैजिक के असर से बचने के लिए नमक काफी सही रहता है। फिर अगले दिन पोट्टी रोहन के साथ उसी प्रिंटिंग शॉप पर जाता है जिसके बारे में वो डांस क्लास वाली जो लड़की थी वो बताई थी कि वो जो आदमी था लंबा सा, वो यहीं से उनको देख रहा था। वो शॉप के मालिक से पूछते हैं कि यहाँ कोई आदमी काम करता था क्या, लंबा सा पतला सा। तो वो बताता है कि हाँ, उसका नाम फिलिप था। पोट्टी पूछता है कि उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस वगैरह है आपके पास। वो कहता है कि भाई एड्रेस तो नहीं है, फोन नंबर है। वो उन्हें फोन नंबर दे देता है। खैर आगे दुकान वाले से उन्हें कुछ और बातें पता चलती हैं कि फिलिप्स कुछ अजीब सा था। वो दुकान में ठीक से काम वाम नहीं करता था, दुकान के गेट पर खड़ा होकर पता नहीं क्या देखता रहता था, किसका वेट करता था। लेकिन वो काफी धार्मिक भी था, बस बाइबल के वर्ड्स और प्रेयर्स प्रिंट करता रहता था और रेगुलर चर्च जाता था। वो यहाँ पर कुछ टाइम ही रहा और फिर उसकी जॉब लगी सऊदी में, तो फिर वो वहाँ चला गया। रोहन कहता कि आपके पास उसके प्रिंटिंग्स हैं। खैर लकीली वो उसके पास ही पड़े थे, दुकानदार उन्हें निकाल कर दे देता है। अब उसमें क्या लिखा था उनकी समझ में तो कुछ नहीं आता, उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि अब फिलिप के बारे में कैसे पता लगाएं। तभी पोट्टी को ध्यान आता है कि वो जो कनी की मेड है ना, उसका बेटा मनु भी अभी कुछ महीने पहले सऊदी गया था। तो इस मनु से बात करते हैं, इसके एजेंट का पता करते हैं, उस एजेंट से फिलिप का पता लग सकता है। तो फिर यहाँ से रोहन अब कनी की मेड थी ना, यानी कि मनु की माँ, उसके घर जाता है। कहता है कि आपका बेटा मनु सऊदी में है ना, उसका नंबर मिल सकता है, या जो एजेंट उसको सऊदी भेजा था उसका नंबर मिल सकता है। तो मनु की माँ कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ।
दूसरी तरफ पोट्टी उसी चढ़ जाता है जहाँ फिलिप जाया करता था। वहाँ के फादर से बात करता है, उन्हें वो पेंटिंग सिखाता है। तो वो बताता है कि ये तो डियाइस इराई के बारे में है, यानी कि जजमेंट डे। फादर बताते हैं कि फिलिप्स यहाँ चर्च की लाइब्रेरी में काफी टाइम बिताता था, कई तरह की बुक्स पढ़ता था, स्टडी करता रहता था। पुट्टी कहता है कि अच्छा, आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह है क्या? तब फादर उसे ग्रुप फोटो निकालकर दिखाता है जिसमें फिलिप भी खड़ा था, लेकिन उसे देखकर पोट्टी चौंक जाता है क्योंकि वो मनु की फोटो थी। तो यानी फिलिप्स और मनु एक ही आदमी है। दूसरी तरफ रोहन मनु के घर के अंदर आ जाता है। वहाँ वो कुछ ट्रॉफीज वगैरह देखता है जिस पर फिलिप का नाम था, जिससे रोहन भी समझ जाता है कि फिलिप ही मनु है। अब उसको कुछ गड़बड़ लगती है। एक रूम में कुंडी लगी थी तो वो खोलकर अंदर चला जाता है और वहाँ वो क्या देखता है कि बेड पर फिलिप की लाश पड़ी थी, या कहें कि उसकी मम्मी पड़ी थी। उसके पैरों में कनी के घुंघरू थे और रूम में कनी की फोटोज और उसकी कुछ बिलोंगिंग्स वगैरह भी थी। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, पीछे से फिलिप की माँ उसके सर पर बैट मार देती है। वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और तब जाकर फिलिप की माँ सारे राज खोलती है। तो पूरी कहानी यह है कि फिलिप्स कनी को बहुत पसंद करता था, काइंड ऑफ वो उससे ऑब्सेस्ड था। लेकिन फिलिप को कैंसर था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए वो कनी को कभी अप्रोच नहीं किया। जितने दिन जिंदगी के बचे थे उसमें वो जी भर के बस उसका दीदार करना चाहता था, इसलिए बस उसे दूर से देखा करता था। और फिर एक दिन कैंसर से उसकी मौत हो गई। लेकिन जो उसकी माँ है ना, वो उसकी मौत को एक्सेप्ट नहीं की। वो फिलिप को अपने पास ही रखना चाहती थी और उसके लिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा ली। उसे पता था कि फिलिप कनी से ऑब्सेस्ड था, तो उसकी आत्मा को बांधने के लिए उसने इसी ऑब्सेशन का यूज किया। समय समय पर वो कनी के घर से उसकी बिलोंगिंग्स चुराया करती थी, अपने घर लाती थी और फिलिप की डेड बॉडी के आसपास सजा दी। और जो उसकी घुंघरू थी उसे फिलिप्स के पैरों में बांध दी। इस तरह वो फिलिप की आत्मा को अपने पास रोक कर रखी है, उसे मुक्त होने नहीं दे रही। और फिर जब कनी भी खत्म हो गई तो फिलिप्स कनी से डायरेक्टली जुड़ गया। इसीलिए जब रोहन कनी के रूम में जाकर उसकी हेयर क्लिप को टच किया, उसे अपने घर ले आया, तो फिलिप्स उससे चिढ़ गया और उसके पीछे लग गया। फिर ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते करते उसकी माँ तक पहुंच गए तो ये चिढ़ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके बारे में जाने, नहीं चाहती थी कि कोई उसका बेटा उसे छीने। अब क्योंकि पोटी रोहन की मदद कर रहा था तो उसे हॉन्ट करने के लिए यही ब्लैक मैजिक से फिलिप की आत्मा को उसके पास भेजी थी। मतलब ये सब भूतिया कांड की मास्टरमाइंड ये अम्मा थी। और क्योंकि रोहन सब सच्चाई जान गया था तो वो उसी को निपटाने की तैयारी में थी। मार के तो उसे पहले ही लेटा दी थी और अब वो उसके लिए गड्ढा खोद रही थी। दूसरी तरफ पोटी रोहन को कॉल लगा रहा था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। उसे गड़बड़ लगती है तो वो सीधा यहाँ आ जाता है देखने के लिए। और यहाँ पर क्या देखता है कि घर का दरवाजा खुला था और बाहर फिलिप की माँ गड्ढा खोद रही थी। पोटी समझ गया कि भाई गड़बड़ है। फिर वो तुरंत घर के अंदर जाता है जहाँ पर रोहन पड़ा था। वो पहले उसे उठाता है, फिर वो भी फिलिप की बॉडी को, उसके पैर में बंधे घुंघरू को देखता है और पूरा मैटर समझ जाता है। फिर वो घुंघरू को उतारने लगता है क्योंकि इसी से फिलिप की आत्मा यहाँ से जाएगी। लेकिन घुंघरू तो बहुत खतरनाक तरह से बंधा हुआ था। वो रोहन से कहता है कि इसे काट कर निकालना पड़ेगा। फिर रोहन जो है किचन में चाकू वाकू देखने जाता है और इतने में यहाँ रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वहाँ की बल्ब फ्लिकर करते करते फूट जाती है और फिर पोट्टी को घुंघरू की आवाज आती है। पोट्टी डर के मारे भागने लगता है, लेकिन फिलिप उसे भागने नहीं देता, वो दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ रोहन किचन में था, तभी फिलिप की माँ कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देती है। स्टार्टिंग में तो रोहन खाली बचाव करता है, वार नहीं करता, इसलिए वो रोहन पर भारी पड़ रही थी, उसे पीट पीट देती है। तब रोहन गुस्से में जोर का धक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। फिर रोहन पोट्टी को आकर देखता है तो वो नीचे पड़ा था। फिलिप के भूत ने उसे कुछ कर दिया था। तब रोहन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फिलिप के पैर को जोड़कर इकट्ठे काटने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये इतना आसान तो नहीं था, इसमें बहुत ताकत लगती है। रोहन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, हसिया से कई सारे वार करता है। तब जाकर घुंघरू के साथ पैर कटकर अलग होते हैं। फिर वो तुरंत उन्हें उठाकर आग में डाल देता है, जला देता है, लेकिन इससे घर में भी आग पकड़ लेती है। फिर रोहन पोट्टी और फिलिप की माँ को दोनों को वहां से निकाल लाता है। घर तो पूरा जल जाता है, लेकिन इसके साथ फाइनली फिलिप्स की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। फिर इन सब के बाद हमें भूतकालम के साइकेट्रिस्ट जॉर्ज का कैमियो देखने को मिलता है। उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर वो पोट्टी से ही मिलता है, कहता है कि सर आपकी मदद चाहिए, और भूतकालम के उसी हॉन्टेड घर का जिक्र करते हुए बताता है कि पहले एक माँ बेटा उस घर में किराए पर रहते थे, जो वहाँ की भूतिया गतिविधियों की वजह से इस घर को छोड़कर चले गए। तब से वो खाली पड़ा है, कोई किराए पर लेने को तैयार नहीं है, और अब घर से भूत भगाने के लिए वो पोट्टी से मदद मांगने आया था। तो ये तो था भूतकालम का कनेक्शन। रही बात ब्रह्मयुगम की, तो उसका कनेक्शन मधुसूदनन पोट्टी से ही लगता है, क्योंकि फिल्म में एक सीन है जिसमें उसके एक एंसेस्टर की फोटो दिखाई जाती है जो कि कोडमन पोट्टी से काफी मिलता जुलता है, जैसे कि वो उसका वंशज हो। और इस हिसाब से मधुसूदन पोट्टी भी कोडमन पोट्टी का ही वंशज हो सकता है। इसीलिए उसके पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि उसे पूर्वाभास हो जाता है जब भी उसके आसपास कुछ गलत होने वाला होता है।
सबसे पहले चाय गिरी, मतलब चाय की बूंद का टप टप करके नीचे गिरना, मतलब कोई पानी में कूदा है। और इसका सीधा कनेक्शन किससे है? कनी की मौत से है। फिर रेस्टोरेंट में जो कप गिरकर टूटा था, उसके बाद फिर किरण भी टेरेस से गिरकर टूट फूट गया, हालांकि वो जिंदा बच गया। खैर फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि रोहन यूएस वापस निकलने की तैयारी में था। उसकी फ्लाइट का टाइम हो चुका था और वो बस निकल ही रहा था कि तभी अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है, बिना छन छन के। और ये आवाज उसके बेडरूम से आ रही थी, जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं तुरंत। फिर वो अंदर जाकर देखता है तो शॉकिंगली बेड पर कनी का हेयर क्लिप पड़ा था और बेड का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा दबा हुआ था, मानो वहां कोई बैठा हो। तब रोहन क्या करता है कि चादर उठाकर उसके ऊपर डाल देता है, तो वहां पर सच में कोई बैठा था। अब रोहन धीरे धीरे वो चादर हटाता है और जो भी वो था उसे देखकर बोलता है व्हाट द एफ, और फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब वो किसे देखा था ये हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो क्लिप तो इसी और इशारा करती है कि वो कनी थी। असल में स्टार्टिंग से ही यहाँ पर दो आत्माएं थी, एक फिलिप की और दूसरी कनी की। रोहन को हॉन्ड करना, उस पर अटैक करना, गला दबाना, ये सब काम था फिलिप का। इनफैक्ट वो उसके हाथ पर काट भी लिया था, वो भी उसके लेफ्ट हैंड पर ही। और इसका भी एक रीजन है, अगर आपने नोटिस किया हो तो रोहन यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड है। चाय का कप भी वो लेफ्ट हैंड से पकड़े था और क्लिप को भी वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड से ही टच किया था, इसलिए फिलिप उसके लेफ्ट हैंड पर ही काटा था। रही बात कनी की, तो रोहन को कुछ नहीं कहती थी, बस उसके बेड के पास बैठ कर उसे देखती थी, प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती थी। उस रात जब फिलिप रोहन पर जानलेवा अटैक कर दिया था, तब कनी ही उसको बचाई थी, क्योंकि अगर वो वहां पर अकेला होता तो वो तो उसका कब कब मार देता। लेकिन वो अकेला नहीं था, वहां पर कनी भी थी, वो उसको बचाई थी। और इसलिए जब वो लास्ट में बेहोश हो गया था तो वो उसके बालों पर हाथ फेरी थी प्यार से। किरण पर भी कनी ने फिलिप ही अटैक किया था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों? तो मुझे तो यहाँ पर किरण में बड़ा झोल लगता है। ये कहीं वही तो नहीं कनी को मारा है, कुएं में वही तो नहीं उसको धक्का दे दिया जिसका बदला फिलिप लेना चाह रहा हो। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला तो किरण को वैसे ही ऊपर से नीचे गिरा दिया, जैसे वो कनी को कुएं में गिराया हो। खैर वैसे ये मेरी अपनी थ्योरी है। बाकी भाई मुझे इस फिल्म ने कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर वाला सीन याद दिला दिया। उसमें भी एक फैमिली मेंबर था जो अपनों की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखता था, रिचुअल करके उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने कुत्ते तक की डेड बॉडी को अपने साथ रखे था। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, रियल केस है, काफी भयानक। खैर तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।